नमस्कार दोस्तों, लेट्स अपडेट माइंड में आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि आपको सही जानकारी मिले। दोस्तों, आज हम आपको आचार्य रजनीश यानी ओशो के जीवन के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस कहानी में हम उन पर लगे $4 लाख के जुर्माने, 21 देशों के बैन, उनकी हत्या की कोशिश, उनकी गिरफ्तारी और उन पर लगे सभी आरोपों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिन्होंने अमेरिका तक की हालत खराब कर दी थी। रोनाल्ड रीगन, जो कि उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको ओशो के सामने झुकना पड़ गया था। ओशो एक अनोखे गुरु थे। दोस्तों, ये बायोग्राफी अर्थात कहानी थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर हम इसमें आपको गहराई से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स अपडेट माइंड में शुरू करते हैं ओशो बायोग्राफी अर्थात ओशो की जीवन कथा। दोस्तों, ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओशो का असली नाम चंद्र मोहन जैन था और इन्हें बाद में आचार्य रजनीश भी कहा जाने लगा। इनके पिताजी का नाम बाबूलाल जैन और माताजी का नाम सरस्वती बाई जैन था। ओशो को मिलाकर ये 11 भाई बहन थे और ओशो इनमें सबसे बड़े थे। एक ज्योतिष ने इनके जन्म पर कहा था कि 21 साल तक इस बच्चे पर कठिनाई है और हर 7 साल में इनका मृत्यु योग है। उन्होंने कहा था कि यदि यह लड़का 21 साल से ज्यादा जिंदा रह गया तो यह बौद्ध हो जाएगा, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ था। ओशो का शुरू का जीवन उनकी नानी और नाना के घर पर बीता। ओशो अपनी नानी के बहुत करीब थे। उन्होंने ओशो को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई और प्रतियोगिताओं में काफी छूट दे रखी थी। ओशो ने 10 से 15 साल तक काफी ज्यादा पढ़ाई की। उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर इतना ज्यादा था कि वे छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़ों को धूल चटा देते थे। उनमें अपने विचारों को रखने की ऐसी क्षमता थी कि वे जहां बोलना आरंभ करते वहां भीड़ लग जाती थी। ओशो से उनके स्कूल के अध्यापक भी काफी परेशान रहते थे, क्योंकि वे उनसे जिस विषय पर प्रश्न करते थे, अध्यापक उसका उत्तर ही नहीं दे पाते थे। वे संवाद में विश्वास रखते थे। एक बार 14 साल की उम्र में वे एक मंदिर में जाकर बैठ गए और ज्योतिष के अनुसार अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। 1951 में ओशो ने 19 साल की उम्र में जबलपुर के जैन कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं पर एक पीपल का वृक्ष था। ओशो अक्सर वहां जाया करते थे और यहीं पढ़ाई के दौरान 21 मार्च 1953 को 21 साल की उम्र में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ। ओशो बताते हैं कि वे इतने नजदीक से आज तक किसी भी व्यक्ति से नहीं जुड़े थे जितना कि वे उस पीपल के वृक्ष से जुड़ गए थे। ओशो ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा था कि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ओशो ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ाई लिखाई कभी नहीं छोड़ी। ओशो ने 1956 में सागर विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की और वे प्रथम श्रेणी में रहे थे। ओशो अखिल भारतीय वाद विवाद में चैंपियन और स्वर्ण विजेता अर्थात गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। 1957 में ओशो को रायपुर के संस्कृत कॉलेज का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। हालांकि उनकी बुद्धिमत्ता के तर्क व वितर्क से वहां भी सभी परेशान थे। 1958 में इनको जबलपुर विश्वविद्यालय का दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। यहां उन्होंने 1966 तक पढ़ाया, लेकिन वही किसी तर्क व वितर्क पर सवाल जवाब के कारण उनको बहुत से ट्रांसफर का सामना करना पड़ा। फिर ओशो ने सोचा कि मुझे अध्यापक तो बनना है, किंतु किसी स्कूल या कॉलेज का नहीं, मैं पूरी दुनिया का अध्यापक बनूंगा। 9 साल के शिक्षण के बाद 1966 को ओशो ने मानव चेतना के उत्थान के लिए विश्वविद्यालय छोड़ दिया। वे संपूर्ण भारत का भ्रमण करने लगे और वे संपूर्ण भारत में घूम घूम कर खुले मैदानों में लोगों को संबोधित करने लगे। इनके विचारों से प्रभावित होकर 20,000 से 50,000 तक व्यक्ति जुड़ने लगे। ओशो
वर्ष में 4 से 5 बार ध्यान शिविर आयोजित करने लगे। 14 अप्रैल 1970 को ओशो ने मेडिटेशन अर्थात ध्यान की तकनीक की शुरुआत की, जो बहुत तेजी से लोगों में प्रसिद्ध हुई। उसी तकनीक का आज भी मनोचिकित्सक व डॉक्टर इलाज में इस्तेमाल करते हैं। 1960 में ओशो की हिंदी वार्ता अंग्रेजी में अनुवाद हो गई। हम आपको बता दें दोस्तों कि ओशो ने कोई भी किताब नहीं लिखी थी। उनके जो भी विचार थे और जो वो बोलते थे उनको लिखकर प्रकाशित किया गया था, और आज भी उनकी लाखों कापियां बिकती हैं। 1970 में वे मुंबई चले गए और वहां 4 साल तक रहे। उन्हें वहां भगवान श्री रजनीश भी कहा जाने लगा था। 1974 से 1981 तक की समयावधि में पूना आश्रम में रहते हुए वे लगभग हर सुबह 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे के प्रवचन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देते थे। उनके प्रवचन योग, ध्यान, बुद्ध, तंत्र, सूफीवाद, आध्यात्मिक मार्ग आदि पर लगभग सभी विषयों पर होते थे। उनके प्रवचनों को 600 से अधिक भागों और 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया था। उन्होंने यहाँ लगभग 15 वर्षों तक हर रोज प्रवचन दिए और फिर ओशो ने 3 साल तक मौन रहने का निर्णय किया। इस अवधि के दौरान उनकी एक सर्जरी भी की जानी थी, तो डॉक्टरों की सिफारिश से उनको अमेरिका जाने की इजाजत मिल गई। वहां उनके अमेरिकी शिष्यों ने 64,000 एकड़ 64,000 एकड़ ओशो के लिए भूमि खरीदी और उन्हें वहां आने के लिए आमंत्रित किया। ओशो अंततः वहां जाने व वहां रहने के लिए सहमत हो गए। ओशो ने अपनी ओर से स्थायी निवास के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति दी। ओशो ने वहां अपने नाम से रजनीशपुरम शहर बसा लिया। वह वहां 5,000 निवासियों को सेवाएं प्रदान करने लगे थे और वहां दुनिया भर से ग्रीष्म उत्सव पर 15,000 पर्यटक आने लगे थे। बहुत जल्द रजनीशपुरम अमेरिका का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समुदाय बन गया था। अक्टूबर 1984 को ओशो ने अपनी मौन व्रत की चुप्पी को तोड़ लिया। जुलाई 1985 से उन्होंने हर सुबह ध्यान कक्ष में हजारों साधकों के लिए प्रवचन फिर से शुरू कर दिए। इसी दौरान ओशो की सेक्रेटरी मां योगशिला की जगह उन्होंने मां अनंतशिला को रख लिया। कहा जाता है कि इसी दौरान वहां बहुत से खतरनाक परीक्षण किए जाने लगे थे और वहां ड्रग्स के इस्तेमाल की भी बात सामने आने लगी थी। हालांकि ओशो ने बाद में बताया था कि इसके बारे में उन्हें नहीं पता था। मां शीला ने उन्हें धोखा दिया था और यहाँ ओशो को जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई थी। रजनीशपुरम शहर का आकार बढ़ने लगा था और वहां बहुत अधिक मात्रा में व्यक्ति आने लगे थे। इससे अमेरिका की सरकार की हालत खराब हो गई और उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सरकार के साथ मिलकर अमेरिका के कानून में कुछ बदलाव किए ताकि रजनीशपुरम शहर की विकास की गति को रोका जा सके। अमेरिकी सरकार ने उन पर केस दर्ज करवा दिए। अमेरिकी सरकार को यह डर हो गया था कि कहीं ओशो यहाँ अपनी सरकार न बना लें। 23 अक्टूबर को अमेरिका की एक अदालत ने ओशो व उनके 7 शिष्यों को दोषी ठहरा दिया। वह 28 अक्टूबर को उन्हें व उनके शिष्यों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 12 दिन तक बिना किसी जमानत के रखा गया। अमेरिकी सरकार ने बाद में उनके शिष्यों को छोड़ दिया, लेकिन ओशो को नहीं छोड़ा। ओशो की वहां से वापसी का समय विमान यात्रा में लगभग 5 घंटे का था, पर ओशो को वे वापस लाने में 4 दिन का समय लगाते हैं। रास्ते में ओशो को गुप्त रखा गया था। बाद की घटनाओं से संकेत मिलता है कि उन्हें 4 दिन तक धीमा जहर दिया गया था, जिससे उनकी तबीयत खराब होती चली गई थी। ओशो पर अमेरिकी अदालत ने $4 लाख का जुर्माना लगाकर
देश से बाहर निकाल दिया। 1985 से 1986 तक ओशो काठमांडू नेपाल की यात्रा करते हैं और 2 महीने तक प्रतिदिन 2 बार लोगों को संबोधित करते हैं। इसके बाद नेपाल सरकार ने भी उनको वीजा देने से मना कर दिया और वे नेपाल छोड़कर आगे निकल पड़ते हैं। इसके बाद ओशो को ग्रीस का 30 दिन का वीजा मिलता है, पर उन्हें 18 दिन में ही वहां से निकाल दिया जाता है। ओशो आगे चलकर यूरोप व अमेरिका के 17 देशों का वीजा अप्लाई करते हैं, पर वे उन्हें वीजा देने से मना कर देते हैं। कुछ तो ऐसे भी देश थे दोस्तों कि जिस प्लेन में ओशो बैठे होते थे वे उस प्लेन को भी उतरने की अनुमति नहीं देते थे। एक बार उरुग्वे देश ओशो जाते हैं और वहां की सरकार से स्थायी निवासी बनाने पर कहते हैं और वहां की सरकार सहमत हो जाती है। तो अमेरिका से वहां फोन आता है कि यदि आप ओशो को स्थायी निवासी बनाएंगे तो हमारा $6 अरब का कर्ज तुरंत चुका दें। ऐसे मिलाकर 21 देश हो चुके थे दोस्तों जिन्होंने ओशो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ओशो आखिरकार 29 जुलाई 1986 को वापस मुंबई लौट आए। उन्होंने 1987 में पुणे आश्रम का नाम बदलकर रजनीश नाम कर दिया। 1989 में उन्होंने भगवान के नाम का उपयोग भी बंद कर दिया और केवल रजनीश नाम रख लिया। हालांकि उनके शिष्य उन्हें ओशो कहकर पुकारते थे। मार्च 1989 में वो धीमा जहर जो उनको दिया गया था उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। फिर भी वो किसी तरह से कुछ समय के लिए बेहतर हो गए। अगस्त 1989 में ओशो ने गौतम बुद्ध सभागार में दैनिक उपस्थिति शुरू की, जिसमें सभी को सफेद वस्त्र पहनने को कहा गया। सितंबर 1989 को ओशो ने अपना रजनीश नाम भी हटा दिया। फिर उन्हें केवल ओशो के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने अपने आश्रम का नाम बदलकर ओशो कम्यून इंटरनेशनल कर दिया। जनवरी 1990 में जनवरी के दूसरे सप्ताह में उनका शरीर कमजोर हो गया। 19 जनवरी को उनकी नाड़ी अनियमित हो गई थी, तो डॉक्टरों ने उनसे कहा कि उनका इलाज करना पड़ेगा। तो ओशो ने कहा, नहीं, बस आप मुझे जाने दो। शाम 5 बजे वे शरीर छोड़ देते हैं और 7 बजे तक उनका शरीर संस्कार के लिए ले जाया जाता है। 2 दिन बाद उनके शरीर की राख को उनके आश्रम ओशो कम्यून इंटरनेशनल में लाया जाता है और उनकी समाधि बना दी जाती है। कहा जाता है कि दोस्तों ओशो के पास अमेरिका में 100 रोल्स रॉयस कार थी और वे से 365 करना चाहते थे, हर दिन की एक। और ये 100 कारें उनके भक्तों ने उन्हें दी थी। उनकी प्रतिभा से अमेरिका सरकार भी घबरा गई थी। ओशो ने मेडिटेशन के 100 से अधिक तरीके बताए थे और कहा जाता है कि जब ओशो को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके पिताजी भी इनके पैर पकड़कर रोए थे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ओशो पर 21 देशों से प्रतिबंध था। कहा जाता है कि वे इतने डर गए थे कि कहीं उनके देश के नागरिकों को ओशो अपनी तरफ ना लगा लें। सोचिए दोस्तों, कैसी कला होगी ओशो में बोलने की या फिर अपने विचार रखने की, कि जो भी उनको सुनता उनके साथ हो जाता था या उनका शिष्य बन जाता था। धन्यवाद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि रजनीश यानी ओशो की बायोग्राफी या जीवन कहानी से आप संतुष्ट होंगे, और यदि आपको इसमें कुछ भी गलत लगा या कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप इसके अलावा यदि किसी भी टॉपिक पर या कोई और बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें। धन्यवाद। लेट्स अपडेट माइंड को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।